बच्चों, स्टोरीज़ किसे नहीं अच्छी लगती, और वो भी झुंपा लाहिड़ी मैडम की स्टोरी। जी हाँ, हमने इनकी बहुत अच्छी स्टोरी का एक्सट्रैक्ट कवर किया है, द थर्ड एंड फाइनल कॉन्टिनेंट, और हम इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। कई पार्ट्स में डिवाइडेड चैप्टर था, और मैं शॉर्ट में आपको इसकी स्टोरी रिकॉल करवाती हूँ। बच्चों, झुंपा लाहिड़ी मैडम ने जो इंडियंस अब्रॉड जाकर जॉब करते हैं या फिर अपनी एजुकेशन पर्पस से बाहर जाते हैं, उनके भावनाओं को देखते हुए ये स्टोरी लिखी है। और इनको ये इंडियन कल्चर पसंद है जहाँ पे हम अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। स्टोरी शुरुआत होती है नरेटर से। नरेटर खुद इस स्टोरी को डेवलप कर रहे हैं। नरेटर 1964 में एसएस रोमा इंजन का जो एक इटालियन वेसल कार्गो था, उसमें बैठ के इंग्लैंड जाते हैं, और इनके पास में इतना अमाउंट नहीं होता है कि ये फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास कैबिन ले, तो ये थर्ड क्लास कैबिन में जाते हैं। और इनका उस टाइम जो इंग्लैंड में सैलरी होगा वो ओनली एंड ओनली $10 का होगा। तो ये कई चीज़ें हमें बताती हैं कि स्ट्रगलिंग अगर पर्सन है तो वो अब्रॉड जाने के लिए स्टार्टिंग कहीं से भी कर सकते हैं। और वहाँ की छुटपुट बातों से लेके एक एक छोटी छोटी बातों को डिस्कशन करते हुए नरेटर को नई जॉब मिलती है, और नई जॉब मिलती है एमआईटीज़ में। और एमआईटीज़ में जब वो जाते हैं तो उनको बहुत ही सफोकेटेड रूम मिलता है, एंड आफ्टर दैट ही वांट टू एक्सचेंज दैट रूम। और वो चेंज करने में क्या करते हैं, वो एक मिसेस क्रॉफ्ट नाम की ओल्ड लेडी, जिनका अगर हम कहें कि उनकी एज थी 103 ईयर्स ओल्ड, तो 103 ईयर्स ओल्ड मिसेस क्रॉफ्ट के घर में रहना शुरू कर देते हैं। मिसेस क्रॉफ्ट की 2 शर्तें होती हैं। एक तो आप अपना वीकली जो रेंट है $8 का, वो आप 101% वीकली दे देंगे, और उसको रखेंगे कहाँ पे, पियानो पे। और सेकंड है कि इस घर में कोई भी लेडीज़ वुमेंस जो है वो अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। इस जगह पे जो नरेटर है वो कहते भी हैं कि मैम, आई एम मैरिड मैन, मेरी शादी माया से हुई है। मिसेस क्रॉफ्ट के लिए ये बहुत ही सुखद क्षण होते हैं कि अमेरिकन्स ने मून के ऊपर अपना झंडा गाड़ा है, और यह जो है मून के ऊपर फ्लैग होस्टिंग इतना उनको स्प्लेंडेड करती है कि वो बार बार नरेटर को कहती है से स्प्लेंडेड, से स्प्लेंडेड। और उनकी कई शामें शांत बट स्प्लेंडेड बोल बोल के बीतती भी हैं। नरेटर अंदर से फील करते हैं कि बहुत ही शांत स्वभाव की महिला है। इनके जो नाखून हैं या इनकी जो अंगुलियां हैं, इनमें गांठें पड़ी हुई है। और इस चीज़ का राज खोलती हैं इनकी बेटी, जी हाँ, हेलन इनकी बेटी, जो कि मैसेच्यूसेट्स सिटी से नेक्स्ट आर्लिंगटन में रहती हैं। वो बताती हैं कि मेरे फादर के जाने के बाद में मेरी मदर ने 40 इयर्स तक पियानो पर काम करके बच्चों को सिखा के ही हम सबको पाल पोस के बड़ा किया है। और यहाँ पे नरेटर को कई चीज़ें पिंच करती हैं। वो ये सोचते हैं कि जब मेरी मदर फादर के एक्सपायर होने के बाद में कितना मेंटली रिटार्डेड हो गई थी, कितना वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी, और क्या देखते हैं कि मेरी मदर की हम लोग कितना मुश्किल से केयर कर पाते थे। ब्रदर हैं वो जॉब में चले गए, और मैं मदर के पास में बैठ के अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा था, 16 ईयर्स ओल्ड का था तब। तो कई सारी चीज़ें उनके दिमाग में रिवील करती हैं कि कैसे उनके इंडिया का ट्रेडिशन है कि हम अपने यहाँ के बुज़ुर्गों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, और कैसे अब्रॉड में 103 इयर्स की जो लेडी है वो अकेली रहती हैं। कई बातें हर्ट करने के बावजूद भी जब माया का ग्रीन कार्ड बन जाता है और पासपोर्ट बन जाता है, तो माया भी अल्टीमेटली अमेरिका में स्विच ऑफ हो जाती हैं, और वहाँ पर नहीं चाहते हुए भी नरेटर को अलग सेपरेट अपार्टमेंट में जाना पड़ता है। बट कई बार उनको लगता था कि मैं मिसेस क्रॉफ्ट को देखने जाऊं, और वो वहाँ पे जाते भी थे, अपनी पत्नी के साथ में उनसे मिलते भी थे, और कई सारी बातें भी उनकी होती रहती थी। इन बिटवीन टाइम स्पेंड होता रहता है, और नरेटर महोदय खुद वहीं पे सेटल्ड हो जाते हैं। प्लस उनके एक बेटा भी होता है, और बेटे के लिए वो चाहते हैं कि उसमें पूरा इंडियन कल्चर, पूरा ट्रेडिशंस का समावेश हो जाए, और इसीलिए वो टाइम टू टाइम ये सारी बातें जो इंडियन कल्चर्स के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे हमें
किस तरह से बिहेव करना चाहिए, कैसे हमें अपने बुज़ुर्गों की सेवा करनी चाहिए, ये जो है बातें पूरी इस स्टोरी में हमें बताई गई हैं। तो हो बच्चों, आपको स्टोरी रिकॉल हो गई होगी। स्टोरी रिकॉल हो गई है। आज हम पार्ट 8 के लिए तैयार हैं, जिसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो बच्चों क्वेश्चन आंसर्स कवर करते हैं तो हमें पता है कि स्टोरी हमारे पास में होनी ज़रूरी है। तो स्टोरी इज़ विद यू, सो ओपन योर नोटबुक्स एंड पेन। आप सबसे पहले मेरे साथ इसे रीड आउट करेंगे, देन आफ्टर यू विल राइट डाउन इन योर कॉपीज। वी आर टेकिंग आवर फर्स्ट क्वेश्चन हियर। हाउ डिड द नरेटर adjust to the ways of life first in London and then in Cambridge, USA? हमें पता है जब अब्रॉड गए थे नरेटर तो सबसे पहली जॉब इनकी लंदन में लगी थी। तो यही हमें बताना है कि कैसे उन्होंने स्टार्टिंग के जो डेज़ हैं लंदन में वो स्ट्रगलफुल लाइफ कैसे गुजारी, एंड आफ्टर दैट वो जब कैम्ब्रिज यूएसए सेट हो गए थे तो उन्होंने अपने आप को कैसे एडजस्ट किया। सी द आंसर एंड रीड विद मी। The narrator saw numerous variations in his life and he had to adjust himself in London as well as in America. कई सारे हर्डल्स, कई सारी एडजस्टमेंट्स के बाद में अपनी लाइफ में जो नरेटर है उन्होंने पहले लंदन में अपने आप को एडजस्ट किया, देन आफ्टर वो अपने आप को अमेरिका में एडजस्ट करने में सफल रहे। He started working in a library to meet his expenses, और अपने छोटे मोटे खर्चे निकालने के लिए इन्होंने लाइब्रेरी की पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी थी ताकि वहाँ रह के अपने खर्चों को वो बियर कर सकें। He adjusted in his accommodation sharing food, toilet etc. और वहाँ पे रहने के दौरान उनको अपने रूम्स को भी एडजस्ट करना पड़ता था, अपने फूड को भी शेयर करना पड़ता था, और ऐसी जो टॉयलेट्स होते हैं उन्हें भी इन्हें शेयर करना पड़ा। He used to eat with hands, soaking his dirty dishes in the tub, lounging barefoot. और इन्हीं सब संघर्षों के दौरान क्या हुआ, वो अपने जो हाथों से खाना खाना, हमारा इंडियन कल्चर तो है ही हाथ से खाना खाना, बट वहाँ पे जाके इसको स्ट्रगल के रूप में देखा कि मैंने अपने हाथों से खाना खाया, और जो डर्टी डिशेस है उनको टब में छोड़ देता था साफ़ होने के लिए। इसके अलावा मैं ज़्यादातर बेयर फुट रहता था। बेयर फुट मीन्स नंगे पाँव। इंसिडेंट याद करिए बच्चों, हेलन जब उनके कमरे में आती है, मिसेस क्रॉफ्ट की बेटी नरेटर के कमरे में आती हैं, तो वो इधर उधर सामान देखते वक्त क्या देखती हैं कि जो नरेटर हैं वो नंगे पाँव हैं। जबकि नरेटर की आदत क्या थी बच्चों, जैसे ही वो अपने रूम में आते थे तो अपनी चप्पल या जो भी शूज़ वगैरह होते थे वो गेट के बाहर रिमूव कर देते थे। इन अमेरिका ही एडजस्टेड टू वेरियस नॉइसेस सच एज फ्लैशिंग सायरन्स, फ्लिट ऑफ बसेस, डिस्ट्रक्शन एंड सफोकेशन। और जब परमानेंट जॉब उनकी अमेरिका में लग जाती है और नरेटर महोदय अमेरिका में शिफ्ट हो जाते हैं, उसके बावजूद वहाँ पे भी उनको बहुत सारा स्ट्रगल फील करना पड़ा। कैसा स्ट्रगल फील करना पड़ा बच्चों, देखिए अमेरिका में सबसे पहले तो उनको नॉइज़, बहुत शोर की बहुत ही परेशानी हुई। बसेस के जो सायरन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ करते थे। इसके अलावा अगर हम देखें कि उनका जो रूम था उसमें सिंगल विंडो था, और उस सिंगल विंडो में उनको बहुत ज़्यादा सफोकेशन, घुटन महसूस होती थी। His life at the YMCA building was intolerable because of inconvenient living conditions. और हम देखते हैं कि जब वो अमेरिका सेटल होने के लिए गए थे तो YMCA में सबसे पहले वो जाके रहे थे, और वहाँ पर उनके लिए सबसे इनटॉलरेबल सिचुएशंस थी। क्यों? क्योंकि उनके जो कंडीशंस थी, लिविंग कंडीशंस थी, वो बहुत ही हैज़ार्डियस थी, उन्हें बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही थी। इवन वो कई बार सो भी नहीं पाते थे। और कई बार इंसिडेंट याद करिए बच्चों कि जब वो सोने के लिए अपनी फिंगर्स को अपने कान में डालते थे और एक टाइमिंग हल्की सी जो विंक आती है, झपकी आती है, उसकी वजह से उनकी जो फिंगर्स होती हैं वो कान से निकल जाती थी, तो इतना तेज़ नॉइज़ होता था, उन्हें वापस अपनी अंगुलियों को अपने कान में डालना पड़ता था। तो कई सारी सिचुएशंस की वजह से वो YMCA में बहुत परेशान हो गए थे। Thus he adjust to a lot, और इसीलिए हम क्या कहते हैं, he had to adjust a lot, उनको बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स करने पड़े लाइफ में। एक और बात है बच्चों,
मिसेस क्रॉफ्ट की स्टोरी भी यहाँ पे काफ़ी हार्ट टचिंग है। तो मिसेस क्रॉफ्ट के बारे में यहाँ एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ द कैरेक्टर ऑफ मिसेस क्रॉफ्ट फ्रॉम द स्टोरी। तो मिसेस क्रॉफ्ट जो 103 ईयर्स की लेडी है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे, मिसेस क्रॉफ्ट इज़ एन एमिएबल कैरेक्टर इन द स्टोरी, शी इज़ 103 ईयर्स ओल्ड। मिसेस क्रॉफ्ट की जो स्टोरी है वो समथिंग स्पेशल है, ये जो कैरेक्टर है स्पेशल है। और हम क्या देखते हैं कि इनकी जो एज है, हेलन के अनुसार इनकी एज 103 ईयर्स ओल्ड हैं। She is a very commanding with an authoritative tone in her voice. She is very firm when it comes to flow instructions. देखिए इनका जो स्वभाव है मिसेस क्रॉफ्ट का, हम उसके बारे में अगर बात करें तो हम क्या देखते हैं कि उनकी जो किसी भी काम को करने के लिए जो कमांड है उसमें उनका टोन बहुत ही क्लियर कट होता है कि आपको ये काम करना है। इट मीन्स जब आप देखिए इंसिडेंट याद करिए बच्चों, जब नरेटर को कहा गया कि आप अपना $8 का जो पेमेंट है रेंटल है वीकली वो आपको पियानो के पास में रखेंगे, इट मीन्स आपको पियानो के पास में रखना है। एक और कंडीशन क्या रखी थी मिसेस क्रॉफ्ट में कि जब भी आप गेट से अंदर आएँ आप ये चेक करके आएंगे कि गेट पे लॉक लगा हुआ है या नहीं है। एक और चीज़ देखिए, शी इज़ वेरी फर्म व्हेन इट कम्स टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस। किसी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, जैसे हमने अभी आपको बताया ताला लगाना, जैसे हमने आपको बताया रेंट पे करना, तो इनके लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट थी। शी इज़ ऑर्थोडॉक्स विद हर आइडियल, और सबसे बड़ी बात है वो एक ऑर्थोडॉक्स इट मीन्स पुराने विचारों वाली महिला थी। शी सीम्स हार्ड फ्रॉम आउटसाइड बट हर हार्ट इज़ वेरी सॉफ्ट। ऐसा दिखने में महसूस होता था कि वो बहुत ही हार्ड हैं, बट जब उनके संग नरेटर रहने लग गए तो उन्हें फील हुआ कि बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और बाय इनर बहुत ही सॉफ्ट लेडी हैं। शी इज़ स्ट्रिक्ट एंड डज नॉट अलाउ एनी लेडी विजिटर्स इन हर हाउस। और जो कंडीशन इन्होंने नरेटर के संग रखी थी इवन वो अपनी बेटी पे भी फॉलो करती हैं। वो क्या कहती हैं कि मेरा जो घर है वहाँ पे कोई भी लेडी विजिटर अलाउड नहीं है। शी इज़ ग्रेटफुल एंड काइंड, और सबसे बड़ी बात है वो बहुत ही काइंड लेडी थी, बहुत ज़्यादा दयालु थी। देयर आर वेरियस शेड्स ऑफ लाइट्स विच कैन बी थ्रोन वाइल ड्राइंग हर करेक्टर। और भी कई सारी हमने आपको टाइम टू टाइम बताई थी, उसी को हमें लिखना है कि और भी उनके करेक्टर की बहुत ज़्यादा विशेषताएं थी। शी इज़ अ वंडरफुल करेक्टर, और एज अ करेक्टर उनको देखें 103 ईयर्स की जो लेडी है वो अपनी बेटी को भी कह देती हैं कि आप ऊपर कमरे में अकेले जेंट्स के संग क्या कर रहे हैं, जबकि आपके वहाँ पे कोई गार्जियन भी मौजूद नहीं है। तो कई सारी चीज़ें हम देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं, मिसेस क्रॉफ्ट कहीं पे तो वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है बट इनर हार्ट वो बहुत ही अच्छी लेडी है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे है बच्चों, व्हाट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप डिड मिसेस क्रॉफ्ट शेयर विद हर डॉटर हेलन। मिसेस क्रॉफ्ट और उनकी बेटी हेलन के बीच में कैसा आपस में संबंध था। क्योंकि हम क्या देखते हैं, मिसेस क्रॉफ्ट टोक देती हैं हेलन को कि आप ऊपर नरेटर के संग क्या कर रही हैं टेनेंट के साथ, और हेलन भी उतनी ही लाउड वॉइस में मदर को कहती हैं आई एम नॉट अ किड। और स्कर्ट्स की भी बात चलती हैं कि आपने इतना सिर्फ गाउन ही पहन रखा है, तो वो कहती हैं मम्मा अब आप बाहर निकाल के देखिए लड़कियां स्कर्ट्स पहनती हैं। तो ये कई सारी बातें होती हैं जो मिसेस क्रॉफ्ट और हेलन के बीच में होती हैं, तो उनका जो रिलेशन है उसके ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन ये। सी एंड रीड विद मी। The relationship between Mrs. Croft and her daughter was peculiar. It was devoid of love and affection. कहीं ना कहीं हम क्या देखते हैं, दोनों का जो रिलेशन है माँ बेटी का बहुत ही peculiar है। Their life was practical based on strong reasons and लॉजिक। और उनकी जो लाइफ है, माँ और बेटी की जो लाइफ है वो हम क्या देखते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड लाइफ है और कई रीजंस और कई लॉजिक्स को फॉलो अप करते हुए दोनों माँ बेटी चलती हैं। शी वॉज नॉट इमोशनल एट ऑल। हम क्या देखते हैं, हेलन है अपनी माँ के प्रति इतना ज़्यादा इमोशनलिटी नहीं दिखा रही हैं, वो एक तरह से जनरल बिहेवियर कर रही हैं। She carried on her responsibilities for her mother as a
मियर रोटेशन। और इसीलिए हम क्या देखते हैं कि वो अपनी मदर के पास में वीकली आती थी और उनके लिए जो सूप के केन्स हैं वो लेके आके उनको फ्रिज में स्टोर कर देती थी। तो हम क्या देखते हैं कि माँ और बेटी का जो रिलेशन है वो एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रोटेशन में बंधा हुआ था कि इट्स ओके, वीकली आना है, उनके लिए सूप का अरेंजमेंट करना है। अदरवाइज़ हम इनर हर्ट के रूप में देखें तो उनमें कहीं पे इतना पिक्यूलियर रिलेशन नहीं था। शी डिड नॉट possess केयर एंड एम्पैथी फॉर हर मदर। कहीं पे भी हेलन ने अपनी माँ के प्रति कहीं पे भी उन्होंने बिल्कुल भी केयर या एम्पैथी नहीं दिखाई थी। शी न्यू हर मदर्स वीकनेसेस। और सबसे बड़ी बात क्या है, हेलन को पता था कि मेरी मदर में क्या क्या वीकनेस है, किस वजह से वो उनका टेम्परामेंट हाई हो जाता है। दे हैड डिफरेंट व्यू ऑन वुमेन वियरिंग मिनी स्कर्ट्स ऑन द स्ट्रीट्स। हेलन को लगता था कि गलियों में, सड़कों पर मिनी स्कर्ट पहन के घूमना कोई बड़ी बात नहीं है, जबकि मिसेस क्रॉफ्ट जो हैं वो इस चीज़ के बेहद खिलाफ थी कि कोई भी लड़की जो है स्कर्ट्स या मिनी स्कर्ट्स में बाहर घूमे। एक और चीज़ हम देखते हैं, हेलन वॉज क्वाइट इनडिफरेंट टू हर मदर्स नीड्स ऑफ कंस्टेंट असिस्टेंट, सुपरविजन एंड अबव ऑल लव एंड अफेक्शन। सबसे बड़ी करैक्टर जो नरेटर को हर्ट भी करता है, हमने आपको बताया था नरेटर को आश्चर्य होता है कि मेरी मदर जब विडो हो गई थी तो वो तो ज़्यादा साल जी नहीं पाई थी और वो मेंटली डिस्टर्ब भी हो गई थी, और हम सब परिवार के सदस्य, इवन हमारे रिलेटिव्स, इवन हमारे जो नेबर हैं, हम सब ने उनकी इतनी केयर की, बट वो अपने गमों को नहीं भुला पाई। बट हम यहाँ पे हेलन का कैरेक्टर देखते हैं मिसेस क्रॉफ्ट के प्रति, तो हम क्या देखते हैं कि जो हेलन है वो अपनी माँ के प्रति बिल्कुल भी, हम कह सकते हैं, केयरिंग नहीं थी, कहीं पे भी उनको असिस्ट नहीं कर रही थी, उनका सुपरविजन नहीं कर रही थी, और ओवरऑल अगर हम कहें तो कहीं पे प्यार और चाहत की भयंकर कमी थी। लव एंड अफेक्शन बिल्कुल भी उन दोनों के बीच में नहीं के बराबर था। एक और लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं इंडियन फैमिली सिस्टम के ऊपर। मैंने आपको बताया झुंपा लाहिड़ी मैडम है, वो क्या करती हैं, वो इंडियन जो कल्चर है उसको बराबर अपनी बुक्स में लिखती हैं, तो उसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। द इंडियन फैमिली सिस्टम ऑफर्स मोर सिक्योरिटी टू द एज्ड देन व्हाट इज़ फाउंड इन द वेस्ट। वेस्ट में जो एज्ड पर्सनस है उनके लिए इतना सिक्योरिटी नहीं है, जबकि हमारे इंडियन जो ट्रेडिशनल इंडियन घर हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा है। तो उसी के ऊपर हमें लिखना है इंडियन फैमिली सिस्टम के ऊपर। तो सबसे पहले हम नरेटर ने अपने मदर की बात बताई थी, नरेटर ने अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स, इवन अपना जो भी सराउंडिंग है, डॉक्टर तक का वो रेफरेंस देते हैं कि डॉक्टर भी मेरी मदर को नहीं बचा पाए थे। तो यहाँ इंडियन कल्चर वर्सेस वेस्ट कल्चर की बात की जा रही है, उसी को यहाँ पे हमें आंसर में लिखना है बच्चों। It is very well known and ages old tradition in Indian society and family system that Indians follow certain values। और हम क्या देखते हैं कि सबसे बड़ी बात है जो इंडियन कल्चर है उसके बारे में बात करते हैं, तो हमारे यहाँ की जो सोसाइटीज़ हैं और हमारे यहाँ की जो फैमिली सिस्टम है वो इंडियन रूल्स को अभी भी फॉलो करते हैं। दे रेस्पेक्ट देयर एल्डर्स, दे टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स इन ओल्ड एज, रेस्पेक्ट गुरु और स्पिरिचुअल टीचर्स एंड गिव देयर कंट्रीब्यूशन टू मैनकाइंड एंड सोसाइटी सेल्फलेसली। कई सारी बातें जो हम इंडियंस को प्राउड फील कराती हैं, देखिए वन बाय वन। सबसे पहले तो है कि जो इंडियंस होते हैं वो अपने बड़ों का आदर करते हैं, इवन वो अपने घर के जो ओल्ड एज मेंबर्स हैं, दादा दादी, नाना नानी और भी जो भी ओल्ड एज उनके घरों में रहते हैं, परिवारों में रहते हैं, रिलेटिव्स और नेबर्स में रहते हैं, वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। इसके अलावा रिस्पेक्ट करते हैं अपने गुरु की, आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक गुरु की भी यहाँ पे उतनी ही रिस्पेक्ट की जाती है, उनको उतना ही सम्मान दिया जाता है, टीचर्स को सम्मान दिया जाता है। और टाइम टू टाइम हम क्या देखते हैं कि हम जो इंडियंस हैं वो मैनकाइंड की बहुत हेल्प करते हैं, सोसाइटी को भी बहुत ही कोऑपरेट किया जाता है। और उस समय हम क्या देखते हैं कि किसी में भी किसी भी प्रकार की
एक सेल्फिश जो भावना होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। बच्चों, आपने भी अपने आसपास के मोहल्ले में, सराउंडिंग्स में देखा होगा कि कैसे लोगों के किसी भी परिवार में कुछ भी घटना हो जाती है, जो पड़ोसी होते हैं वो पहले दौड़कर वहाँ पे आते हैं। और यही चीज़ हम सब के लिए प्राउड फील करने वाली होती है कि हम परिवार के साथ समाज से बंधे होते हैं और समाज के साथ पूरे मोहल्ले से, और मोहल्ले के से पूरे हमारे, हम कह सकते हैं, टाउन, सिटी एंड अपना स्टेट एंड कंट्री से। In India, we pass our cultural, spiritual and ancient heritage and values that as they had served us in our childhood. और हम क्या देखते हैं कि हमें जो बचपन में आदतें दी गई थी, बड़ों को रिस्पेक्ट करना, बड़ों का कहना मानना, अपने बड़े बुज़ुर्गों की सेवा करना, तो वही ट्रेडिशंस जो एंशिएंट टाइम से चले आ रहे हैं उन्हें हम अपने बच्चों में देने की कोशिश करते हैं। और हम क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चों में भी वही ट्रेडिशंस और कल्चर वो फॉलो अप करते रहें, ताकि कहीं ना कहीं ये जो मानवता की चेन है ये बहुत लंबी हो जाए। आप भी अपने दादी नानी से कहानियाँ सुनते होंगे, आप भी अपने दादा से अनुभव शेयर करते होंगे, वो जब बताते कि हमारे समय में ऐसा होता था, और कहीं ना कहीं आपको जो लगता है कि हमें भी अपने आने वाली पीढ़ी को ये चीज़ें देनी चाहिए। तो यही जो इंडियन स्पिरिट है ये हम सबको प्राउड फील करवाती हैं। वी सीक एडवाइस फ्रॉम देम इन आवर डिफ़िकल्ट टाइम। और सबसे बड़ी बात है, जैसे ही हमें कोई परेशानी होती है तो, और जब हमें कोई सलाह लेनी होती है, तो सबसे पहले हम अपने बड़े बुज़ुर्गों के पास जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि हमें गाइडेंस दीजिए, हम क्या कर सकते हैं। द पीपल हु सेंड देयर पेरेंट्स इन द एज होम्स आर क्रिटिसाइज्ड इन सोसाइटी। और इंडिया में अभी भी यही कल्चर है बच्चों कि कहीं पे कोई भी ऐसे जो चिल्ड्रंस हैं जो अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में भेज देते हैं, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, तो पूरा समाज जो है ऐसे बच्चों को क्रिटिसाइज़ करता है, विरोध करता है कि आप जो कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के प्रति वो आप गलत कर रहे हैं। द एल्डरली पीपल इन इंडिया आर ओबेड एंड रिवर्ड। और हम क्या देखते हैं कि जो बूढ़े लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनको हमारे समाज में बहुत ही सम्मानजनक स्थिति में रखा जाता है। घर में कोई भी खाना बनेगा तो आप देखिए सबसे पहले हम उन्हें ही देते हैं। घर में कोई मेंबर आ गया है तो सबसे पहले अरे देखिए आप हमारी मदर से मिलिए, फादर से मिलिए। तो ये जो कल्चर है ये हमें बनाए भी रखना है, सिर्फ हमें स्टोरी पढ़ के छोड़ना नहीं है बच्चों, हमें इस कल्चर को आगे से आगे फॉलो अप भी करते रहना है। दे आर कंसिडर्ड टू बी द फाउंटेन ऑफ द नॉलेज एंड विजडम। और इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो हमारे एल्डर्स हैं, ओल्ड एज पर्सनस हैं, वो हम उनकी जो नॉलेज है, उनका जो विजडम है, वो हमें टाइम टू टाइम सलाह देता रहता है और हम उन्हें फॉलो अप करते हैं। ओल्ड एज इज़ द टाइम व्हेन अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू रिलैक्स, एंजॉय सॉलिट्यूड, pray to God and spend time in the company of their grandchildren। हम क्या देखते हैं, जो बुढ़ापा है, वृद्धावस्था है, उसमें इंडियन कल्चर के अंदर उतनी ही रिस्पेक्ट की जाती है। और हम क्या देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने इतने साल तक हमारा ध्यान रखा, तो अब उनकी जो एज आई है वो बिल्कुल रिलैक्स करने की एज आई है, उनको एन्जॉयमेंट करने की एज आई है। वो हम सब के संग गैदरिंग में रहेंगे और भगवान का नाम लेंगे। और उनकी जो कंपनी है, इट मीन्स उनकी जो कंपनी उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस के प्रति है वो बराबर होएगी। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बच्चों कहा था कि आप अपनी दादी नानी की कहानियाँ ज़रूर सुनते होंगे। तो ये क्या है, यही तो कल्चर है कि जो बच्चे होते हैं वो दादी नानी के इर्द गिर्द रहते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को हम तो सोचते हैं हम उनके एक्सपीरियंस ले रहे हैं, जबकि एक्चुअल में उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वृद्ध लोगों को बहुत ही अंदर से दिली सुकून मिलता है कि वो बच्चों के बहुत ही नज़दीक होकर अपना टाइम बिता रहे हैं। एंड दिस ट्रेडिशन हैज़ बीन रिटेन्ड बाई मोस्ट ऑफ इंडियंस। और हम क्या कहते हैं गर्व के साथ कि यही जो ट्रेडिशन है ये हम सब के घरों में अभी भी फॉलोअप किया जाता है एंड इन फ्यूचर भी फॉलोअप किया जाता रहेगा। तो बच्चों, अभी आपने क्वेश्चन आंसर्स की श्रृंखला देखी, हमारी स्टोरी बेस्ड पार्ट 8 को हमने कवर किया है। आपकी ड्यूटी है आप इनको अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन करेंगे और प्रैक्टिस में लेंगे लर्न करने की। नई स्टोरी के संग हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक बिंदु के साथ बने रहिए। नमस्कार।